नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में विगत वर्षों में पूछे गए उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 5 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्रणाली से मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन के मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन करके भी सारा कुछ समझाऊंगा। और इसके साथ ही साथ आप प्रयास करिएगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अदरवाइज मैं क्वेश्चन के डिटेल्स और क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करता चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, आपस में मैच करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची 1 में जो है संस्थाएं दिया गया है, सूची 2 में उनका स्थान। तो यहाँ पे एक रो में जो है कुछ संस्थान दिए गए हैं और दूसरे रो में वो कहाँ पर स्थित है उसके बारे में दिया गया है। तो ये ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता होगा तो आप आसानी के साथ इसको मैच कर लेंगे। तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपका राष्ट्रीय विधि संस्थान। तो अब हमें बताना है कि राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर ये स्थित है या इसका स्थान कहाँ पर है। तो देखिए, ये हमारा मैच कर जाएगा आपका हैदराबाद। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। फिर उसके बाद से बी जो है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर है? तो ये शिमला में है। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करा चुका हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में बार बार जो है आगे पीछे करके पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैचिंग के क्वेश्चन में इसको पुट कर दिया गया, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद सी दिया गया यहाँ पे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। तो ये देखिए आपका भोपाल में स्थित है। और यहाँ पे राष्ट्रीय बचत संस्थान कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, यानी कि जितनी भी ये संस्थाएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बारे में या संस्थान के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ डिटेल जो है पहले से पुट करके रखा है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसको नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, और ये शॉर्ट नेम दिया गया है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि NLSIU का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो देखिए, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु के पश्चिम उप शहरी क्षेत्र नगर भावी में स्थित है। अब स्थापना की इसके बारे में बात कर लें। देखिए, इसकी स्थापना 1986 में एक स्टैट्यू कानून की स्थापना के उपरांत किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में, ये याद रख लीजिएगा। और कैसे की गई थी? स्टैच्यू कानून की स्थापना के उपरांत इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु के पश्चिम उप शहरी क्षेत्र नगर भावी में ये स्थित है। यहाँ पे फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा। शॉर्ट नेम में पूछेगा कि NLSIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। देखिए, अगली जो संस्थान थी हमारी उसमें है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पहले भी बता रखा है आप सभी को। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1964 में किया गया था। और देखिए, 20 अक्टूबर 1965 से जो है इसमें कार्य प्रारंभ हुआ। ये कहाँ पर स्थित है संस्थान? ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। अगर राज्य का नाम दे तो शिमला में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा 1964 में की गई थी। और पूछा जाए कि कार्य कब प्रारंभ हुआ इस संस्था में? तो 20 अक्टूबर 1965 को जो है इस संस्थान में कार्य प्रारंभ हुआ, ये भी याद रख लीजिएगा। अब अगले संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगले जो संस्थान हमारा है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की है। किसके द्वारा की गई है? भारत सरकार के द्वारा, ये याद रख लीजिएगा। और इसका पंजीकरण 17 अगस्त 1993 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के
तहत हुआ था। तो मतलब इसके रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बारे में बात करें कि कब हुआ था, तो 17 अगस्त 1993 को किसके तहत, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है इसका पंजीकरण हुआ था। और यह अकादमिक भोपाल में स्थित है, जिसका पंजीकरण कार्यालय दिल्ली में है। अकादमिक आपका भोपाल में है, लेकिन पंजीकरण कार्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है, ये आपको याद कर लेना है। अगला जो हमारा संस्था है उसको भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन कर रखा है राष्ट्रीय बचत संस्थान के बारे में। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि राष्ट्रीय बचत संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, नागपुर में है। याद रख लीजिएगा, अगर मुख्यालय पूछे राष्ट्रीय बचत संस्थान का तो नागपुर में है। और ये देश भर में हर माह डाकघरों के माध्यम से होने वाले लघु बचत की रिपोर्ट यहाँ से जारी किया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ से, तो देश भर में हर माह डाक घरों के माध्यम से होने वाले जो लघु बचत की रिपोर्ट होती है उसको यहाँ से जारी किया जाता है। कहाँ से, राष्ट्रीय बचत संस्थान के द्वारा, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिमत सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट है या अभिमत है या विचार है जो सही नहीं है, और उसे ही हमें फाइंड आउट करना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2008 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन समवर्ती सूची के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन दिया गया है। आपको बस यह बताना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो नहीं आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकतव्य अधिकार, आविष्कार, अभिकल्प और प्रतिलिपियकार और ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी जो 3 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला है शिक्षा, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता भी है। और बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एक संवैधानिक निकाय है, ये आपको मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बता रखा है, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और डी ऑप्शन है समाज विज्ञान में शोध से संबंधित भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद एक संवैधानिक निकाय है। तो ये सभी आपके राइट है, केवल ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के। तो ये अभिमत हमारा क्या है, सही नहीं है। इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय जो है शामिल हैं। और इसके बाद ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 के बाद 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये समवर्ती सूची क्या है। देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय शामिल किया जाता है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य करती हैं। इसके साथ ही साथ इनके 3 टाइप्स होते हैं, एक तो संघ सूची होती है, दूसरा राज्य सूची होती है और तीसरा समवर्ती सूची होती है। तो समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल होते हैं उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो अब ये 5 विषय कौन से शामिल किए गए थे 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से, उसको भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका शिक्षा, फिर दूसरे नंबर पे है आपका वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, फिर तीसरा है आपका वन, और चौथा है आपका नाप तौल, और 5वां है आपका न्याय। तो ये सारे जो है विषयों को शामिल किया गया था 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से। ये पहले राज्य सूची का विषय हुआ करते थे, लेकिन इन 5 विषयों को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है 1976 में जो है 42वें संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो ये देखिए समवर्ती, अभी मैंने बताया आपको 3 सूचियों के बारे में, और भी डिटेल आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए जैसा कि हमें पता है कि भारतीय संविधान को एक संघीय संविधान कहा जाता है, अतः संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। किसमें, 7वीं अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र के जो है शक्तियों का वर्णन किया गया है, चाहे उसको वर्णित किया गया है, ये आपको समझ लेना है। और इन्हीं शक्तियों को 3 भागों में यहाँ पे विभाजित किया गया है सूचियों के रूप में। तो पहला है संघ सूची, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के अंदर सारे विषय आते हैं जो संघ सूची में आते हैं और केंद्र सरकार उस पर काम करती है। और दूसरा है आपका राज्य सूची, तो राज्य के विषय जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और जो मैंने अभी बताया आपको तीसरा जो है आपका वो है समवर्ती सूची।
जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत जो भी विषय शामिल होते हैं उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो 5 नए विषयों को ऐड किया गया था जो कि पहले राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, और वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो समवर्ती सूची है इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अगर कहीं से डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। दिया गया सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, और देखिए सूची 1 में संस्थान के बारे में दिया गया है, सूची 2 में शहर या नगर का नाम दिया गया है, यानी कि ये कौन से संस्थान इनमें से किस नगर में स्थित है उसके साथ आपको मैच करना है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र। तो अब आपको बताना है कि किस शहर या किस नगर में यह स्थित है। तो देखिए ये आपका मैच करेगा चौथे के साथ। जोधपुर जो है इसका कार्यालय है केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र। मरु का मतलब क्या है, जो मरुस्थल है, जो डेड भूमि है उसके बारे में बात हो रही है। तो इससे इंटर रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर जो है डेजर्ट्स वाला एरिया है, तो इससे रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। इसका कार्यालय कहाँ पे है, जोधपुर में। अब देखिए बी जो दिया गया अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये अहमदाबाद में स्थित है, इसको आपको याद कर लेना है। और इसके साथ साथ सी जो आपका मैच करेगा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है, इसको भी आपको याद कर लेना है। और लास्ट में दिया गया है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है। तो आइए इनमें से कुछ संस्थान है उसके बारे में डिटेल भी जान लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र के बारे में, समझ लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है और ये कैसे कार्य करती है। तो देखिए सबसे पहले इसका विस्तार 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ। मरु वनीकरण का मतलब जो मरुभूमि का विस्तार हो रहा है उसके संदर्भ में अध्ययन या संरक्षण के लिए इसको जो है स्थापित किया गया था। कब, 1957 में। लेकिन बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कजारी, जोधपुर में। कजारी एक जगह का नाम है और जोधपुर में क्या है, स्थित है इसका मुख्यालय। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ डिटेल था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने यही आपको बताया कि सबसे पहले इसका विस्तार यानी कि फैलाव 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ था। किसमें हुआ था, मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में विस्तार हुआ था 1957 में। लेकिन बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि नई दिल्ली में है उसके अधीन इसके केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में 1959 में पूर्ण संस्थान का इसको दर्जा दे दिया गया। और इसका मुख्यालय कजारी, जोधपुर में स्थित है, आपको याद कर लेना है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। तो आइए एक आध संस्थान जो और इसमें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दूसरा इसमें था आपका अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ये कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें इसको जो शॉर्ट नेम में SAC भी कहा जाता है। अगर शॉर्ट नेम में आपसे पूछा जाए तो SAC ऐसे देके फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि SAC का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में इसको बोला जाता है अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र या उपयोग केंद्र। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो देखिए ये इसरो के बारे में आपको पता होगा। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का ही यह एक प्रमुख केंद्र है। और इसके साथ साथ जो है यह अपने तरह का एक विशिष्ट केंद्र है जहां पर पेलोड विकसित करने से लेकर सामाजिक उपयोग तक की विभिन्न विधाओं पर कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ यह इसरो के उपग्रह संचार, नौ संचालन एवं सुदूर संवेदन के उपयोग संबंधी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरीके से कार्य करता है। तो ये इसरो का जितना भी काम होता है, चाहे उपग्रह संचार संबंधी हो या नौ संचालन या रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन संबंधी जितने भी कार्यक्रम या कार्य होते हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य करता है। कौन करता है, अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, इंग्लिश में मैंने बताया था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे, अहमदाबाद में ये स्थित है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया।
तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जो मैंने एक आध संस्थान के बारे में जो डिटेल आपको अच्छे तरीके से बताएं वो भी क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था। आपको इन चारों विकल्पों में से अगर पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास जो है इस प्रतिवेदन का शीर्षक था। और कोठारी आयोग के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता रखा है। इसके साथ साथ हम इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको जरूर समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रतिवेदन की बात की गई है, तो आई होप कि आपको पता होगा कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। देखिए प्रतिवेदन में क्या होता है, किसी घटना या किसी समस्या का जो है डिटेल में जो है अध्ययन करके और उस घटना के संबंध के बारे में जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है एक लेख या कह लीजिए पेज पे पूरा डेटा हम लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से और उसको कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्रतिवेदन के रूप में होता है। जैसे और भी मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर और उसके साथ ही साथ छानबीन करके तैयार की गई होती है, उसे प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहा जाता है। प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहा जाता है। तो आई होप आपको इसको समझ में आ गया। देखिए कुछ शुद्ध हिंदी होता है जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में अगर उसके सेंटेंस हमें पता होते हैं तो वो समझ में आ जाता है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। तो आइए अब आगे इसमें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स लिख रखा है इससे संबंधित। तो देखिए कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में जो उद्देश्यों को बताया गया था उस उद्देश्य से संबंधित यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं। जैसे देखिए इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास है, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया था। इसके साथ साथ और भी कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं कोठारी आयोग के, उसको भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना एवं उन कमियों के कारण का पता लगाकर उसकी सूचना भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। इसके साथ ही साथ भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करने के लिए एवं शिक्षा स्तर को समान बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना, भारतीय शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना, ये सभी उद्देश्य जो है कोठारी आयोग के हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा और कोठारी आयोग के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पहले के वीडियो में भी बता रखा है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वय पद्धति वाला नहीं है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इसके साथ साथ क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ उसके संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उसको भी मैं बताता चल रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये द्वय पद्धति वाला विश्वविद्यालय नहीं है, इसको आपको याद कर लेना है। अब इसके साथ ही साथ अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को शॉर्ट नेम में इग्नू भी कहा जाता है और यह भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देखिए अगर फुल फॉर्म पूछा जाए इग्नू का तो आपको याद रखना है, इंग्लिश में अगर दे दे कि इग्नू का फुल फॉर्म क्या है तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ का हो जाएगा फुल फॉर्म, और हिंदी में पूछे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और पूछा जाए कि कब इसको स्थापित किया गया था तो भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में जो है इसको स्थापित किया गया था और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित है और इसके साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद कर लेना है। और भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 40 लाख विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी भारत सहित 33 अलग अलग देशों के विद्यार्थी यानी कि 40 लाख विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त और दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है तथा दूरवर्ती शिक्षा की दुनिया का नायक भी है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या है कि वैसे जो सुदूर इलाके हैं जहाँ पे शिक्षा अभी पहुँच भी नहीं पाया है वहाँ तक शिक्षा पहुँचाने का काम यह विश्वविद्यालय करता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 33 देशों के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं और उनकी संख्या 40 लाख से ऊपर है। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नैक की स्वायत्ता संस्था के अंतर्गत स्थापित की गई, इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया भी है और ये क्वेश्चन आई होप कि मैंने कराया भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नैक जो है यूजीसी की स्वायत्त संस्था के अंतर्गत आती है, यानी कि इसी के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी नैक की। तो अब नैक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे मैंने काफ़ी कुछ आपको बता रखा है। पहले तो हम बात कर लेते हैं नैक के फुल फॉर्म के बारे में। देखिए नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो इसका फुल फॉर्म है ये याद कर लीजिएगा। अगर नैक का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। और इसके बाद राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। यह एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा व अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्ययन देने का कार्य करती है और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। ये भी आपको याद कर लेना है। ये क्या करती है? ये आपका शिक्षा में यानी कि उच्च शिक्षा व अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन करती है तथा प्रत्ययन करने का भी कार्य करती है और इसकी स्थापना 1994 में यूजीसी के द्वारा किया गया था। तो देखिए यूजीसी ने इसकी स्थापना की अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करने के लिए, क्योंकि अकेले यूजीसी पे बहुत सारा कार्यभार है, तो इसने इसकी स्थापना की। जो काम करती है उच्च शिक्षा में, जो भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके आकलन का मान्यता देने के संदर्भ में भी कार्य करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया नैक के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित हुई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1985 में जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की जो स्थापित किया गया था इसको। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब इससे जुड़े थोड़े से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया था आप सभी से कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1985 में जो है इसको स्थापित किया गया था। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने सन 1985 में महिला शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की थी। तो किसके द्वारा किया गया था? 1958 में। ये तो आपको याद हो गया, लेकिन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की गई थी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। भारत सरकार के द्वारा इसको किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस समिति को देशमुख समिति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति हुई थी। तो इस समिति को देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 1959 में देशमुख समिति की सिफारिश को स्वीकार करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का निर्माण किया। अब देखिए यहाँ पे एक सिफारिश की गई थी 1959 में देशमुख समिति के द्वारा और इसको स्वीकार करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का जो है निर्माण कर दिया। इसके साथ साथ 1964 में इसका एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया था। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन के डिटेल आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान जो है यह नई दिल्ली में नहीं स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता के रखा है। तो आइए इससे संबंधित जो भी और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला में स्थित है और इसकी स्थापना मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 1964 में की गई थी। लेकिन इसमें कार्य प्रारंभ कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1965 को। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा गया था आप सभी से कि इन सभी विकल्पों में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है। तो ये जो आपका था भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जो है ये नई दिल्ली में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला में स्थित है। और इसकी स्थापना के बारे में मैंने आपको अभी सारा कुछ डिटेल बताया कि ये जो है मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कब 1964 में जो है स्थापित की गई थी और इसमें कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 20 अक्टूबर 1965 को। तो आई होप कि ये सारा कुछ डिटेल आपको समझ में आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ क्या होता है। इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2008 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नीति का निर्धारण, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार क्या होता है? नीति का निर्धारण। तो इसके बारे में आइए कुछ मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि स्वायत्तता का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में लिख रखा है कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ होता है उच्च शिक्षा संस्थान स्वयं अपनी नीति का निर्धारण करे। तो देखिए उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में जो है स्वायत्तता का मतलब होता है जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें वो अपनी नीति का निर्धारण स्वयं कर सकती हैं, उसके लिए कोई बाहरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हस्तक्षेप करेगी, वो स्वतंत्र रूप से अपने जो भी नीति है प्लान है उसको बना सकती है। इसके लिए कोठारी कमीशन, सैडलर कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना की गई है। तो इन सभी कार्यों के लिए कोठारी आयोग है, उसके साथ साथ सैडलर कमीशन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ है, इसकी स्थापना की गई थी। आई होप कि ये सारे डिटेल आपको समझ में आ गए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके सभी डाउट का कोई भी क्वेरी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली से। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ संस्थाओं के बारे में दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान या शहर के बारे में, यानी कि यह संस्थाएं किस शहर या किस स्थान पर स्थित है उसके बारे में आपको इसको मैच करना है। तो सबसे पहले हम मैच करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले दिया गया है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसको देखिए हम मैच कर लेते हैं। ये हमारा सागर में मैच कर जाएगा। मध्य प्रदेश में सागर पड़ता है, सागर एक डिस्ट्रिक्ट है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सागर में। दूसरा दिया गया है SNDT विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये आपका मुंबई में स्थित है। तीसरा दिया गया MS यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मैच कर जाएगा, ये आपका जोधपुर में स्थित है। इसके साथ साथ JS व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये बड़ौदा में स्थित है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर लेते हैं और उसके बाद से जो है इस जितनी भी यूनिवर्सिटी दी गई इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी जान लेते हैं। आइए तो सबसे पहले हम डॉक्टर हरीश गौड़ विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भारत के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। सार्वजनिक का मतलब प्राइवेट विश्वविद्यालय है। इसको सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने 18 जुलाई 1946 को अपनी निजी पूंजी से की थी और अपनी स्थापना के समय यह भारत का 18वां विश्वविद्यालय था। देखिए यहाँ पे कुछ याद करने योग्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 18 जुलाई 1946 को। और ये सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। क्या है? सार्वजनिक या प्राइवेट विश्वविद्यालय है और ये सागर डिस्ट्रिक्ट में विश्वविद्यालय है और सागर कहाँ पड़ता है? भोपाल में। और ये अपने समय का ये 18वां विश्वविद्यालय था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। देखिए दूसरा जो था आपका इसमें SNDT विश्वविद्यालय, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ जो है इसका नाम है, शॉर्ट नेम में SNDT इसको बोलते हैं। वोमेन्स यूनिवर्सिटी है ये और ये जो है मुंबई में स्थित एक महिला विश्वविद्यालय है और इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में स्थित है, जबकि इसका मुख्य प्रांगण जो है सांता क्रूज जोहू क्षेत्र में आता है। तो यहाँ याद करने योग्य क्या है? इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ और शॉर्ट नेम में इसको SNDT कहा जाता है। ये मुंबई में स्थित विश्वविद्यालय है, मतलब महिला विश्वविद्यालय, और इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में स्थित है, जबकि इसका मुख्य प्रांगण सांता क्रूज जोहू क्षेत्र में आता है। और उसके बाद से देखिए अगला जो लास्ट में हमारा था एक यूनिवर्सिटी JS व्यास यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? तो देखिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। पूर्व में इसका नाम जोधपुर विश्वविद्यालय था जिसे बाद में बदल दिया गया। तो यहाँ पर ये JS व्यास यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका फुल फॉर्म है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है और यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना का जो डेट है 1962 है। आई होप कि इतना सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कवर कराए उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है कि एग्जाम कब होगा तो उसके संदर्भ में भी आप पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी का आंसर हमेशा करता रहता हूं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा।
इसके साथ ही साथ अगर वीडियो कहीं से भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।